Hello everyone, welcome back to Devradi Pathshala. So guys, in this video lecture, I am going to discuss about CSIR NET previous year questions of enzyme kinetics from 2016 to 2022. Okay, सो आई होप कि आप लोगों ने मेरा एंजाइम काइनेटिक्स का वीडियो पूरा देख लिया हो। और जनरली जो एंजाइम काइनेटिक्स है वो आपको एंजाइम इनिबिशन से रिलेट करके पूछी जाती है, ठीक है। तो अगर आप लोगों ने एंजाइम इनिबिशन का वीडियो भी नहीं देखा है तो एंजाइम इनिबिशन का वीडियो भी पहले देख लें, देन जो है क्वेश्चंस पे आएँ, ठीक है। क्योंकि एंजाइम काइनेटिक्स पे ही को एंजाइम इनिबिशन से रिलेट करके बार बार पूछा जाता है, ठीक है। और ये टॉपिक इम्पॉर्टेंट होगा जो भी बच्चे प्रिपेयर कर रहे हैं CSIR NET गेट ICMR DBT JRF के लिए, और साथ ही साथ MSc और BSc स्टूडेंट्स के लिए भी ये इम्पॉर्टेंट होगा। सो लेट्स प्रोसीड। सो ये सबसे पहला क्वेश्चन है, ये अभी रिसेंट में आया है CSIR NET 2022 सितंबर शिफ्ट फर्स्ट में ये क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। ये क्वेश्चन क्या है, अ स्टूडेंट वाज आस्क्ड टू प्लॉट अ ग्राफ रिप्रेजेंटिंग एन एंजाइम काइनेटिक डाटा ऑफ इनिशियल वेलोसिटी V0 एंड सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन, ओके, ठीक है, यूजिंग एनी इक्वेशन ऑफ द गिवन बिलो, ठीक है। इन इक्वेशन जो दी हुई है इनमें से उसे डेटा प्लॉट करने के लिए बोला। द स्टूडेंट यूज एन इक्वेशन विच हैव नाइदर एक्स एक्सिस नॉर अ वाई एक्सिस हैड अ इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स, ठीक है। सो उसको ये बोला गया कि ऐसी इक्वेशन पुट करी उसने कि जिसमें कि जो एक्स एक्सिस है और वाई एक्सिस है दोनों में जो है इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं। सो विच वन ऑफ द फॉलोइंग माइट यूज्ड बाय द स्टूडेंट, तो इनमें से कौन सा जो है स्टूडेंट ने यूज़ किया होगा। सो सबसे पहले तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स को समझ लेते हैं। इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स होते क्या हैं, तो मैं आपको इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स पहले बता देती हूँ। इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स, ठीक है, और डिपेंडेंट वेरिएबल्स दूसरा हमारा होता है डिपेंडेंट वेरिएबल्स, ठीक है। तो पहले मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाती हूँ, देन मैं आपको बताऊंगी कि यहाँ पर एंजाइम काइनेटिक्स पे ये कैसे वर्क करता है, ठीक है। आजकल जो है इसी इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल से बार बार क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, ठीक है। सो डिपेंडेंट वेरिएबल्स और इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स होते क्या हैं, जैसे जनरली मैं एग्जाम्पल देती हूँ आपको कि एक एग्जाम्पल देती हूँ। एक था राजू और एक था मोनू, ठीक है। दो पर्सन है, मोनू और राजू, ठीक है। दोनों का जो है, एक राजू का जो है कोई एम है, लेकिन इसका एम जो है वो चेंज होता रहता है, ठीक है। ये टाइम टू टाइम चेंज होता रहता है। जब फेलियर, अगर ये इस एम को पूरा करने जाता है तो फेलियर की वजह से ये अपना एम जो है वो चेंज करता रहता है, ठीक है। या घर वालों की वजह से या फिर रिश्तेदारों की वजह से ये क्या करता है, अपने एम्स को क्या कर लेता है, चेंज कर लेता है अकॉर्डिंग टू। अगर घर वाले बोलेंगे अरे ये मत कर, रिश्तेदार बोलेंगे ये मत कर, दोस्त बोलेंगे अरे ये मत कर, ये कर, सो वो क्या करता रहता है, अपने एम को चेंज करता रहता है, ठीक है, फेलियर्स की वजह से और जो भी रीजंस हैं, ठीक है। दूसरा पर्सन हमारे पास मोनू है, ठीक है। मोनू क्या करता है, मोनू का जो एम है वो फिक्स है, ठीक है। अब उसे चाहे कितने भी फेलियर्स मिले या कुछ भी मिले, वो अपना एम जो है वो जब तक अचीव नहीं कर लेगा तब तक उसका एम यही रहेगा, ठीक है। चाहे उसे घर वाले कुछ भी बोलें, ठीक है, रिश्तेदार कुछ भी बोलें, लेकिन वो अपना एम क्या करता है, अचीव करता है, ठीक है। यानी कि इसमें क्या मतलब हो गया कि जो राजू है, ठीक है, राजू किस पे डिपेंड कर रहा है, दूसरों पे डिपेंड कर रहा है अपने एम को चेंज करने के लिए, ठीक है। यानी इसको दूसरों से फ़र्क पड़ रहा है, दूसरे अगर कुछ बोल रहे हैं तो इसे फ़र्क पड़ रहा है, यानी ये क्या हो गया, डिपेंडेंट वेरिएबल हो गया। क्या हो गया, डिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है। और मोनू जो है वो, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, वो किसी पर डिपेंड नहीं हो रहा है, वो उसका जो एम है वो उसे पूरा कर रहा है। तो ये जो एग्जांपल हो गया वो हो गया इंडिपेंडेंट वेरिएबल की। यानी इंडिपेंडेंट वेरिएबल वो होते हैं जो कि दूसरों पे जो है डिपेंड नहीं करते हैं, यानी दूसरों के चेंज होने से वो अपने आप को चेंज नहीं करते हैं, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई, ठीक है। अब हम यहाँ के एग्जाम्पल से समझते हैं कि इंडिपेंडेंट क्या है। देखो, सबसे पहले मैं डिपेंडेंट वेरिएबल्स बताऊंगी आपको, ठीक है। डिपेंडेंट वेरिएबल्स क्या होते हैं, डिपेंडेंट वेरिएबल जैसे कि हमारा वेलोसिटी हो गया, जैसे हमने एंजाइम काइनेटिक्स पढ़ी थी, कुछ इस तरीके का हमने ग्राफ पढ़ा था, माइकलिस मेंटन का ग्राफ, ठीक है। यहाँ पे सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन था, यहाँ पर V0 था, ठीक है। अब देखो अगर हम सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन को इंक्रीज़ करेंगे तो V0 इंक्रीज़ होगा, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है। जैसे जैसे सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन इंक्रीज़ कर रहे हैं V0 भी इंक्रीज़ हो रहा है ना, वेलोसिटी इंक्रीज़ हो रही, यानी वेलोसिटी किस पर डिपेंड कर रही है, सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन पे, तो वेलोसिटी V0 क्या हो गई, डिपेंडेंट वेरिएबल हो गई, ठीक है। नेक्स्ट है, अगर हम सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन को डिक्रीज़ करेंगे तो V0 डिक्रीज़ होगा, ठीक है। अगर हम इधर यहाँ से जो मूव करेंगे, अगर हम इधर को मूव करने लग गए, यानी सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन कम करने लग गए, तो वेलोसिटी भी V0 भी कम हो रहा है, यहाँ पे और कम, यहाँ पे और कम, है ना,
इस तरीके से तो ग्राफ रीड करते हैं, ठीक है। तो इसीलिए जो वेलोसिटी है वो किस पे डिपेंड कर रही है, सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन पे, यानी सबस्ट्रेट के बढ़ने या घटने से इसे क्या पड़ रहा है, फ़र्क पड़ रहा है, ठीक है, ये खुद को चेंज कर रहा है, ठीक है, तो उसे बोलते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल्स, ठीक है। अब आ जाते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स की तरफ। इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स क्या होते हैं, ठीक है, जैसे सेम एग्जांपल लेते हैं माइकलिस मेंटन का ग्राफ, ठीक है। यहाँ पे हमारा V नॉट हो गया, यहाँ पे हमारा सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन हो गया, ठीक है। अब एक बात बताओ, अगर हम V नॉट बढ़ाएंगे तो क्या सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन को कोई फ़र्क पड़ेगा? बिल्कुल भी नहीं पड़ेगा। अगर हमारे सोल्यूशन में जितना सबस्ट्रेट है वो तो उतना ही रहेगा ना, वो थोड़ी V नॉट के बढ़ने से बढ़ जाएगा या V नॉट के कम होने से कम हो जाएगा, ठीक है। तो सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन क्या नहीं है, किसी और पे डिपेंड नहीं कर रहा है, ठीक है। इसीलिए ये क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। अगर हमने कोई एंजाइम सोल्यूशन लिया, ठीक है, और अगर इसका V नॉट बढ़ रहा है तो सबस्ट्रेट थोड़ी अपने आप उसमें से बढ़ जाएगा, सबस्ट्रेट तो तभी बढ़ेगा ना जब हम उसमें डालेंगे सबस्ट्रेट, ठीक है। सो यानी कि V नॉट सबस्ट्रेट पे डिपेंड नहीं कर रहा है, वो सबस्ट्रेट V नॉट पे डिपेंड नहीं कर रहा है, जबकि V नॉट सबस्ट्रेट पे डिपेंड कर रहा है, क्योंकि सबस्ट्रेट के बढ़ाने से V नॉट बढ़ रहा है, ना कि V नॉट के बढ़ने से सबस्ट्रेट बढ़ रहा है, ठीक है। तो सबस्ट्रेट क्या हो गया हमारा, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है। तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल का हमारा एग्जांपल कौन हो गया, सबस्ट्रेट, ठीक है। और डिपेंडेंट वेरिएबल का हमारा एग्जांपल क्या हो गया, V नॉट, यानी जो इनिशियल वेलोसिटी है, यानी रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है, जो मैं आप लोगों को ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ। सो आई होप आप लोगों को डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट के बीच में फ़र्क जो है वो पता चल गया होगा। सो अब हम क्वेश्चन की तरफ आते हैं। क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है हमसे, ठीक है। अब उसने जो प्लॉट करा है ग्राफ, ठीक है, उसने ऐसे करा है कि दोनों जो है इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, दोनों जो है इंडिपेंडेंट वेरिएबल नहीं है, ठीक है, यानी दोनों साइड जो है वो डिपेंडेंट वेरिएबल है। यहाँ पे लिखा है ना, नाइदर एक्स एक्सिस नॉर वाई एक्सिस हैज़ इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स, ठीक है। तो हमने ऐसा किसका ग्राफ पढ़ा था, हमने ऐसा ग्राफ पढ़ा था ईडी हॉफसी का ग्राफ, ठीक है, जहाँ पे हमने देखा था कि वी नॉट जो है, वी नॉट अपॉन सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन और वी नॉट, कुछ इस तरीके का ग्राफ हमने पढ़ा था ईडी हॉफसी का, ठीक है। ये क्या है, ये डिपेंडेंट वेरिएबल है और ये भी क्या है, वी नॉट भी है डिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है। तो इन दोनों साइड क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल है। और यहाँ पे भी क्या बोला गया है कि दोनों साइड जो है इंडिपेंडेंट वेरिएबल नहीं होने चाहिए। उसने दोनों साइड जो है इंडिपेंडेंट नहीं यूज़ करे, यानी उसने क्या किए, डिपेंडेंट वेरिएबल यूज़ करे। और डिपेंडेंट वेरिएबल कौन हो गया हमारा, वी नॉट। तो ये कौन सा प्लॉट हो गया हमारा, एडी हॉफसी का प्लॉट, ठीक है। तो इसमें से कौन सा है एडी और हॉफसी की इक्वेशन, तो वो ये वाली इक्वेशन है, ठीक है। ये फर्स्ट जो इक्वेशन है ये कौन सी वाली है, ये हमारी डबल रेसिप्रोकल प्लॉट की इक्वेशन है, जो इस तरीके से थी, ठीक है। यहाँ पे 1/V नॉट जो है, यहाँ पे 1/ सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन था और यहाँ पे 1/V नॉट था। यहाँ पे सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन क्या हो गया, इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो गया, ठीक है। तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो है उसने प्लॉट नहीं किया है, तो इसीलिए ये वाला ग्राफ जो है यहाँ पे नहीं आएगा, ठीक है। नेक्स्ट, तो यहाँ पे कौन सा ग्राफ आ जाएगा हमारा, ये थर्ड वाला, ये ईडी हॉफसी का ही ग्राफ है, ठीक है। यहाँ पे V नॉट अपॉन S, ये उसी इक्वेशन को जो है रीअरेंज करके कर रखा है, ठीक है। V मैक्स अपॉन Km माइनस V नॉट अपॉन Km। अगर हम ईडी हॉफसी की जो हमने इक्वेशन पढ़ी थी, ईडी हॉफसी की हमने क्या इक्वेशन पढ़ी थी, हमने पढ़ी थी V नॉट इक्वल्स टू माइनस Km V नॉट अपॉन सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन प्लस V मैक्स, ठीक है। तो ये हमने कुछ इक्वेशन पढ़ी थी ईडी हॉफसी की, ठीक है। और इसी को रीअरेंज करके आगे पीछे करके जो है ये इक्वेशन आई है, ठीक है। तो उन्होंने जो है थोड़ा सा इक्वेशन को ही घुमा दिया है और उसके अकॉर्डिंग आपको आंसर देना है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर सी, ठीक है। सो जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो आंसर 3 हो जाएगा, यानी ऑप्शन ID 479, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट भी डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, सेम एग्ज़ाम है 2022 सितंबर का और ये शिफ्ट 2 में पूछा गया है, ठीक है। सेम कंसेप्ट वाला क्वेश्चन है। गिवन बिलो आर द प्लॉट ऑफ लाइनर एंड लीनियर डेविएशन ऑफ माइकलिस मेंटन काइनेटिक्स इक्वेशन and statement related to the variables initial velocity V naught and substrate concentration S, ठीक है। तो यहाँ पे हमें दो प्लॉट दे रखे हैं, ठीक है। ये पहला वाला हो गया, ये दूसरा वाला है। ये पहला वाला कौन सा दिख रहा है, डबल रेसिप्रोकल प्लॉट दिख रहा है, और ये जो है हमारा एडी हॉफसी का प्लॉट दिख रहा है, ठीक है। सो प्लॉट ए, ठीक है, प्लॉट 1 में क्या बोला गया है, बोथ एक्स एंड वाई एक्सिस हैव डिपेंडेंट वेरिएबल्स, ठीक है। सो एक्स एक्सिस में जो है डिपेंडेंट वाई एक्सिस में तो हमें दिख रहा है हाँ डिपेंडेंट वेरिएबल है V नॉट, क्योंकि V नॉट किस पे डिपेंड करता है, सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है, ठीक है। लेकिन
वाई एक्सिस पे क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, क्योंकि सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन वी नॉट पे थोड़ी डिपेंड करेगा, यानी वी नॉट के चेंज होने से सबस्ट्रेट थोड़ी बढ़ेगा घटेगा, है ना। तो ये वाला स्टेटमेंट हमारा क्या हो गया, रॉन्ग हो गया, ठीक है। क्योंकि वाई एक्सिस पे तो ठीक है कि वी डिपेंडेंट वेरिएबल है, लेकिन एक्स एक्सिस पे हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल नहीं है, ठीक है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। नेक्स्ट है इन प्लॉट सेकंड नाइदर एक्स नॉर वाई एक्सिस हैव अ इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है। तो सेकंड प्लॉट में देखो वी नॉट है वाई एक्सिस पे, हाँ ठीक है। तो यहाँ पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल नहीं है, यानी ये डिपेंडेंट वेरिएबल है, तो बिल्कुल सही बात है। और एक्स एक्सिस पे देखेंगे तो यहाँ पे भी क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल है, ठीक है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल नहीं है। तो हमारा जो है सेकंड ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। जो हमने अभी ईडी ऑफ सी के प्लॉट से वो इक्वेशन डिराइव करी थी, वही उसी इक्वेशन को घुमा के यहाँ पर पूछ दिया गया है शिफ्ट 2 में, ठीक है। तो हमारा सेकंड ऑप्शन क्या हो गया, राइट हो गया। नेक्स्ट है इन प्लॉट फर्स्ट ओनली वाई एक्सिस हैव डिपेंडेंट वेरिएबल, हाँ हमने तो कहा था कि सिर्फ वाई एक्सिस पे क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल है, तो ये बात बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट है इन बोथ द प्लॉट एक्स एक्सिस हैव अ इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है। बोथ प्लॉट्स में जो एक्स एक्सिस है, ये वाली एक्सिस है, इसमें क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, ठीक है। यहाँ पर तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, सही है फर्स्ट में, लेकिन सेकंड में क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल है सेकंड ग्राफ में, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट हमारा क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। सो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। और अगर आप लोगों को ये टॉपिक समझ में नहीं आया है तो आप लोग मेरे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, मैं फिर से एक्सप्लेन करके आप लोगों को समझा दूँगी, ठीक है। सो हमारा जो राइट आंसर हो गया वो क्या हो गया, बी एंड सी ऑप्शन, ठीक है। सो हमारा आंसर क्या हो गया, बी एंड सी, ओके। नेक्स्ट है ये क्वेश्चन CSIR नेट 2022 फैब में पूछा गया था, ठीक है, शिफ्ट 1 में। द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर मेड टू डिफाइन माइकलिस कांस्टेंट Km, ठीक है। यहाँ पे Km को डिफाइन किए गए हैं स्टेटमेंट्स के थ्रू, ठीक है। सो सबसे पहला स्टेटमेंट है इंडिपेंडेंट ऑफ एंजाइम कंसंट्रेशन। जो Km है वो क्या नहीं करता है, डिपेंड एंजाइम कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करता है, और साथ ही साथ सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन पर भी डिपेंड नहीं करता है, जो कि बात क्या है, सही है, ठीक है। Km क्या करता है, Km थोड़ी डिपेंड करता है एंजाइम और सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन पर, थोड़ी डिपेंड करता है। Km है क्या, सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन है एट हाफ Vmax, ठीक है। तो ये बात जो है वो हमारी ट्रू हो जाएगी। नेक्स्ट है अच्छा ये क्वेश्चन जो है ये क्वेश्चन 2022 फैब में पूछा गया है, लेकिन ये क्वेश्चन बहुत ही इजी है, 4 मार्क्स का पूछा गया है, लेकिन बहुत इजी है। कैसे, अगर आप लोग इसका डी स्टेटमेंट पढ़ेंगे, ठीक है, और यहाँ पे डी स्टेटमेंट तीनों ही चार में से 3 ऑप्शन में है, ठीक है। तो आप इस डी स्टेटमेंट को पढ़ने से ही आंसर तक जा सकते हो, ठीक है। और डी स्टेटमेंट एकदम बेसिक स्टेटमेंट है, ठीक है। स्टेटमेंट क्या है, इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ एन एंजाइम डज नॉट डिपेंड ऑन pH, टेम्परेचर, आयनिक एंड स्ट्रेंथ, ठीक है। ये क्या बोल रहा है कि एंजाइम जो है, एंजाइम किस पे डिपेंड नहीं करता है, pH, टेम्परेचर, आयनिक स्ट्रेंथ। जबकि हम बचपन से पढ़ते आए कि एंजाइम किस पे डिपेंड करता है, pH पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। अगर हमारी बॉडी का pH फिक्स ना हो, अगर pH चेंज हो जाएगा तो एंजाइम काम करेगा नहीं। एंजाइम क्या करता है, एक फिक्स टेम्परेचर, फिक्स pH पे काम करता है। टेम्परेचर चेंज होता है, जैसे हमें फीवर आता है तो हमारे एंजाइम क्या होता है, काम करना बंद कर देते हैं। अगर थोड़ा भी 1-2 डिग्री भी टेम्परेचर अगर हमारा बॉडी का चेंज होता है तो एंजाइम क्या हो जाते हैं, डीनेचर हो जाता है फीवर में, ठीक है। इसीलिए फीवर के बाद भी हमें क्या रहती है, अगर फीवर ठीक भी हो जाता है तो हमें 1-2 दिन तक क्या रहती है, वीकनेस रहती है। क्यों, क्योंकि उस 1-2 दिन में हमारी बॉडी जो है हमें रिवाइव कर रही होती है, उन एंजाइम्स को वापस से बना रही होती है, ठीक है। तो यानी कि टेम्परेचर पे भी डिपेंड करती है, pH पे भी डिपेंड करती है, और आयनिक स्ट्रेंथ पे, जैसे पोटेशियम आयन हो गया, ठीक है, सोडियम आयन हो गया, ठीक है, ये आयनिक स्ट्रेंथ हो गई, क्लोराइड आयन हो गया, ठीक है। तो ये कितना होना चाहिए सेल के अंदर, सेल के बाहर, ठीक है, इस पर भी जो है वो डिपेंड करती है, ठीक है। सो एकदम बेसिक सा स्टेटमेंट है, और ये स्टेटमेंट जो है रॉन्ग है क्योंकि इसने नॉट डिपेंड कहा है, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग होते ही हमारा ये स्टेटमेंट भी रॉन्ग हो जाता है, ये भी और ये भी, ठीक है, क्योंकि तीनों में क्या है, डी स्टेटमेंट है। तो ईजिली हम जो है 4 मार्क्स जो है ग्रैब कर सकते हैं, ठीक है। तो ये एकदम ही लॉजिकल क्वेश्चन था, अगर किसी को एंजाइम काइनेटिक्स नहीं भी आती है तो भी वो इस क्वेश्चन को ईजिली सॉल्व कर सकता था, ठीक है। सो इसलिए क्वेश्चन को ध्यान से ढंग से देखिए एकदम छोड़ने से पहले, ठीक है। अगर आप क्वेश्चन छोड़ने जा रहे हो तो छोड़ने से पहले जो है उसे ध्यान से देखिए, ठीक है। नेक्स्ट हम स्टेटमेंट और भी पढ़ लेते हैं। तो नेक्स्ट है बी वाला स्टेटमेंट है, इक्वल टू द डिसोसिएशन कांस्टेंट व्हेन ES कॉम्प्लेक्स डिसोसिएट मोर रैपिडली देन प्रोडक्ट फॉर्मेशन, ठीक है। अब यहाँ पर क्या कह रहा है, ये मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ। यहाँ पे ये बोल रहा है कि अगर हमारा, जैसे हमारा एंजाइम
प्लस सबस्ट्रेट है, ठीक है, उन्होंने क्या बनाया, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनाया, ठीक है, और देन वो किस में कन्वर्ट हो गया, एंजाइम प्लस प्रोडक्ट में कन्वर्ट हुआ। इस टाइप की हमने इक्वेशन पढ़ी है। तो अब वो बोल रहा है कि जो के एम है वो क्या होता है, डिसोशिएशन कांस्टेंट के इक्वल होता है जब ई एस कॉम्प्लेक्स जो है डिसोशिएट करती है मोर रैपिडली देन प्रोडक्ट फॉर्मेशन, ठीक है। तो मैंने के एम आपको क्या बताया था कि के एम अगर इंक्रीज़ होगा तो एफिनिटी क्या होगी, वो डिक्रीज़ होगी, एफिनिटी डिक्रीज़ होगी, एकदम अपोजिट रिलेशन है, ठीक है। अभी इस जो ये ट्रांजिशन स्टेट बनी है यहाँ पे जो है एफिनिटीज हाई है, ठीक है, एफिनिटी हाई है यानी के एम लो है इस स्टेट में, ठीक है। अब अगर के एम इंक्रीज़ होगा तो या तो ये इस साइड जाएगा यानी ई एस, या तो एंजाइम और सबस्ट्रेट में वापस से ब्रेक होगा, या ये क्या बनाएगा, एंजाइम प्लस प्रोडक्ट बनाएगा। इसके पास दो ऑप्शन है, ठीक है। तो के एम के इंक्रीज़ होते ही के एम क्या करेगा, डिसोशिएशन को इंक्रीज़ करेगा, ठीक है। ये नहीं बोलेगा कि हाँ प्रोडक्ट ज़्यादा बने, नहीं, ये बोलेगा कि डिसोशिएशन इंक्रीज़ हो। अब वो चाहे वो वापस से रिएक्शन एंजाइम प्लस सबस्ट्रेट के पास आ रही है या एंजाइम प्लस प्रोडक्ट बन रहा है, ठीक है। तो इसीलिए जो है ये जो है के एम के इंक्रीज़ होने से क्या होता है, एफिनिटी डिक्रीज़ होती है, और ई और एस जो है वो क्या करते हैं, डिसोशिएट करते हैं आपस में, ठीक है। तो ये ऑप्शन हमारा क्या हो गया, राइट हो गया। नेक्स्ट यही वाला क्वेश्चन, यही वाला वो दे रखा है, इक्वल टू द डिसोशिएशन कांस्टेंट, जो बात सही है, द प्रोडक्ट फॉर्मेशन इज़ मोर रैपिड देन ई एस कॉम्प्लेक्स डिसोशिएशन। तो के एम को प्रोडक्ट फॉर्मेशन से नहीं फ़र्क पड़ता है, ठीक है, उसको क्या होना होता है, ई एस कॉम्प्लेक्स को डिसोशिएट करना होता है, ठीक है। तो ई एस कॉम्प्लेक्स ज़्यादा रैपिडली होगा देन प्रोडक्ट फॉर्मेशन। तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। बाकी ये वाला स्टेटमेंट भी रॉन्ग है जो हम ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, आंसर 1, ठीक है, आंसर 1 हमारा राइट हो गया। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है ये CSIR नेट 2022 फैब सेकेंड शिफ्ट में पूछा गया है, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, what is the fold difference between v at s equals to km and v at s equals to 1000 km, ठीक है, where the v is the initial velocity of the enzyme catalyzed reaction, s is the substrate and km is the Michaelis-Menten constant, ठीक है। तो हमें क्या बताना है, फोल्ड डिफरेंस बताना है, ठीक है, बिटवीन v के डिफरेंस बिटवीन में। तो सबसे पहला जो केस हमारा बन रहा है वो क्या है, s इक्वल्स टू के एम है, ठीक है, s इक्वल्स टू के एम है। तो v हमारा क्या हो जाएगा, v फर्स्ट, अगर हम v इनिशियल वेलोसिटी के लिए हमें v फर्स्ट लिख रही हूँ, ठीक है, पहली के लिए, तो v फर्स्ट हमारा क्या हो जाएगा, हाफ v मैक्स के बराबर हो जाएगा। एज सिंपल एज दैट, ये हम ऑलरेडी जो है डिस्कस कर चुकी हूँ, ऑलरेडी ये सोल्यूशन करवा चुकी हूँ, ठीक है। माइकलिस-मेंटन के अगर हम फॉर्मूले में रखेंगे s इक्वल्स टू के एम, तो v बराबर क्या आता है हमारा, हाफ v मैक्स, यानी मैं इसको इतना भी लिख सकती हूँ, v इक्वल्स टू 0.5 v मैक्स, ठीक है, ऐसे भी लिख सकती हूँ, राइट। नेक्स्ट है सेकंड जो स्टेटमेंट है वो क्या है, वो बोल रहा है s इक्वल्स टू, जो सबस्ट्रेट कंसनट्रेशन है वो 1000 km के इक्वल है, ठीक है। तो मैं आपको एक बार सॉल्व करके दिखा देती हूँ ताकि आप लोगों को समझने में ईजी हो, ठीक है। तो v0 जो इनिशियल वेलोसिटी होती है हमारी वो क्या होती है, v मैक्स सबस्ट्रेट कंसनट्रेशन अपॉन km प्लस सबस्ट्रेट कंसनट्रेशन, यही होती है, ठीक है। तो s हमारा क्या है, 1000 km के बराबर है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे हम, 1000 km v मैक्स, कुछ इस तरीके से आएगा, और ये यहाँ पे ये s जो है 1000 km के बराबर हो जाएगा, और km क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, ठीक है। तो मैं डायरेक्टली लिख रही हूँ, ये 001 जो है वो km हो जाएगा, ठीक है। अब देखो ये जो 001 है यहाँ पे, ये km तो कैंसिल हो जाएगा। अब ये जो 001 है ये बहुत ही छोटी वैल्यू है, अपॉन में है, ठीक है, तो मैं इसे इग्नोर कर सकती हूँ, ठीक है। तो मैं अप्रॉक्सीमेटली, वैसे तो यहाँ पे पॉइंट्स में आंसर दिए हैं अगर आप देखना चाहो तो, लेकिन जो अप्रॉक्सीमेटली जो आंसर जो मैं अभी निकाल रही हूँ अपने समझ के लिए, अपने ईजी के लिए, वो क्या है कि v0 जो आ रहा है हमारा वो कितना आ रहा है, v मैक्स के इक्वल आ रहा है, ठीक है। आ रहा है नहीं आ रहा है, अगर ये भी 1000 होता, ये भी ऐसे 1000 होता तो ये भी कट जाता, और v इक्वल्स टू क्या हो जाता, v मैक्स हो जाता, ठीक है। लेकिन ये v मैक्स से थोड़ा सा कम है, ठीक है, v0 क्या हमारा v मैक्स से थोड़ा सा कम है। तो अब देखो, अब हमें निकालना है क्या, फोल्ड डिफरेंस बिटवीन निकालना है, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, हमारा 1 आया था पहले, जो फाइनल v फाइनल जो हमारा आया था, v इनिशियल जो हमारा आया था, v फाइनल कितना आया था हमारा, 1 आया था अपॉन 0.5, ठीक है। तो ये अप्रॉक्सीमेटली 2 के इक्वल आया है, ठीक है। लेकिन अगर हम वहाँ पे डिवाइड करते प्रॉपरली, ठीक है, अगर हम यहाँ पे डिवाइड प्रॉपरली करते तो ये जो आंसर आता है ये कितना आता, 0.99 कुछ समथिंग आता, यानी 1 से कम आता। तो 1 से कम आता तो ये वैल्यू भी क्या आनी चाहिए, 2 से कम आनी चाहिए, ठीक है। तो यानी जो भी वैल्यू 2 से कम होगी या अप्रॉक्स 2 के इक्वल होगी वो हमारा क्या हो जाएगा, v हो जाएगा, ठीक है, जो v का डिफरेंस बिटवीन है, ठीक है, v0 का जो डिफरेंस आया है, ठीक है, वो हो जाएगा, ठीक है। तो
हमारा आंसर कितना हो जाएगा, यहाँ पे 2 के इक्वल ये तो नहीं है, ये भी नहीं है और ये भी नहीं है, ठीक है। तो ये वाला जो है हमारा 2 के करीब है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, आंसर 1, ठीक है। और वैसे भी ये लॉजिकल है। देखो वेलोसिटी जो है होती है, इनिशियल वेलोसिटी, वो वी मैक्स के इक्वल होती है, मतलब वी मैक्स से ज़्यादा वो कभी जा ही नहीं सकती, ठीक है। अगर हमने सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन को 1000 km के इक्वल कर दिया, यानी बहुत ज़्यादा कर दिया सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन को, तो उस टाइम पे जो हमारी इनिशियल वेलोसिटी होगी वो वी मैक्स तक पहुंच चुकी होगी, ठीक है। तो ये ऑब्वियस सी बात है कि वो अराउंड क्या होगी, वी मैक्स के ही इक्वल होगी, ठीक है। तो क्या हो सकता है, दुगना ही बढ़ सकता है, 1000 फोल्ड तो कभी बढ़ ही नहीं सकता है ना। वी मैक्स से ऊपर तो कभी वेलोसिटी जाएगी नहीं ना, है ना। और ये तो सारे ऑप्शन क्या हो जाएंगे, रॉन्ग हो जाएंगे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन लॉजिकली भी सॉल्व हो सकता था, ठीक है, और वैसे भी हमने सॉल्व करके देख लिया, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा, आंसर 1 हो जाएगा, ठीक है। यानी जो 2 के करीब था, हमारा आंसर कितना आया था, अराउंड 2 के अराउंड आया था। तो 2 के अराउंड कौन सा ऑप्शन है, सिर्फ यही वाला ऑप्शन है, ठीक है। नेक्स्ट है, द रेट कॉन्स्टेंट फॉर कन्वर्जन ऑफ सबस्ट्रेट इनटू प्रोडक्ट इज़ 10⁻⁴, ठीक है, पर सेकेंड, ठीक है। रेट कॉन्स्टेंट दिया है हमें, वाइल द reverse rate constant is 10⁻⁶. An enzyme enhances the rate of reaction by 100-fold. The equilibrium constant for this enzyme catalyzed reaction, ठीक है। तो पहले नॉर्मल रिएक्शन चल रही थी, ठीक है। यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है वो नॉर्मल रिएक्शन चल रही थी हमारी, ठीक है, जिसका कि क्या दे रखा था हमें, इक्विलिब्रियम अगर हम इसका निकालें, के इक्विलिब्रियम, ठीक है, तो हमें के फॉरवर्ड दिया था, यानी रेट कांस्टेंट जो हमें फॉरवर्ड और अपॉन के रिवर्स, ठीक है। ये हमारा एक फार्मूला होता है के इक्विलिब्रियम का, ठीक है, जो बेसिक सा फार्मूला है, ठीक है। तो जो हमारा के फॉरवर्ड यानी जो कन्वर्ट्स कर रहा था सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में, के फॉरवर्ड यानी आगे को जा रहा है, राइट, तो वो कितना था 10⁻⁴, ठीक है। और जो रिवर्स कर रहा था, बैक ले जा रहा था रिएक्शन को, वो था 10⁻⁶। ये भी एंजाइम कैटालाइज रिएक्शन नहीं है, ये नॉर्मल रिएक्शन है, ठीक है, जहाँ पे एंजाइम हमने यूज़ नहीं करा है। तो इसका जो के इक्विलिब्रियम आएगा वो कितना आ जाएगा, 10⁻² यानी 100, ठीक है। ये ऊपर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, +2 हो जाएगा, और 2 से क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा, ठीक है। 100 आ गया हमारा के इक्विलिब्रियम। अब हमने क्या करा, एन एंजाइम इनहेंस द रेट ऑफ रिएक्शन बाय 100-fold। अब एंजाइम डाला हमने इसमें और उसने जो है रेट ऑफ रिएक्शन को 100-fold बढ़ा दिया। तो अब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होगा, यानी के इक्विलिब्रियम हमारा क्या होगा फॉर एंजाइम कैटालाइज रिएक्शन। ये तो नॉर्मल रिएक्शन के लिए था। अब देखो, अगर हमने एंजाइम बढ़ाया तो ठीक है, तो उसने क्या कर दिया, रेट ऑफ अटेनिंग इक्विलिब्रियम को बढ़ा दिया, यानी रेट उसने बढ़ाया है, ठीक है। तो क्या उसने इक्विलिब्रियम चेंज किया है, नहीं। इक्विलिब्रियम मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि के इक्विलिब्रियम से एंजाइम को कोई मतलब नहीं है, ठीक है। एंजाइम सिर्फ क्या करता है, सिर्फ रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज़ करता है, रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज़ करता है, ठीक है, बाय डिक्रीजिंग, क्या डिक्रीज़ करके, एक्टिवेशन एनर्जी को डिक्रीज़ करके ये क्या करता है, रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज़ करता है। ये के इक्विलिब्रियम को नहीं छेड़ता है। तो जो नॉर्मल रिएक्शन का के इक्विलिब्रियम होगा वही हमारा जो होगा एंजाइम कैटालाइज रिएक्शन का के इक्विलिब्रियम होगा, यानी के इक्विलिब्रियम हमारा क्या नहीं होगा, चेंज नहीं होगा, क्योंकि एंजाइम कभी भी इक्विलिब्रियम को चेंज नहीं करते हैं, ठीक है। ये बात मैं ऑलरेडी आपको क्लास में ही बता चुकी हूँ। तो इसी कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन पूछा गया था, ये कॉन्सेप्ट चेक करने के लिए कि आपको ये इक्विलिब्रियम का कॉन्सेप्ट पता भी है या नहीं है, ठीक है। तो जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, फर्स्ट होगा। जो नॉर्मल रिएक्शन का के इक्विलिब्रियम होगा वही एंजाइम कैटालाइज रिएक्शन का भी के इक्विलिब्रियम होगा, ठीक है। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। सो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो फर्स्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। ये क्वेश्चन जो है CSIR नेट 2020 शिफ्ट 1 में पूछा गया था, ठीक है। तो देखो, आप देख रहे होंगे रिसेंट्स में जितने भी क्वेश्चन हैं वो मतलब ट्रिकी तो पूछ रहे हैं। देखो, आपका कंसेप्ट तो चेक कर ही रहे हैं, ठीक है, और इसीलिए जो है आप लोगों को थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है, ठीक है। अगर कंसेप्ट क्लियर होंगे तो क्वेश्चन इतने हार्ड नहीं है, ठीक है। उनको ध्यान से पढ़ने की कोशिश करोगे, प्रैक्टिस करोगे तो आप लोगों को अपने आप ही क्या लगेगा, ईजी लगने लग जाएगा, ठीक है। The following statements were made to suggest the existence of an enzyme substrate complex, ठीक है। सो एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स के लिए कुछ स्टेटमेंट्स बनाई गई हैं, ठीक है। पहली स्टेटमेंट है, एट कांस्टेंट कंसंट्रेशन ऑफ एंजाइम द रिएक्शन रेट विल इंक्रीज बाय इंक्रीजिंग द सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन। एकदम बेसिक सा स्टेटमेंट है और बिल्कुल ही राइट स्टेटमेंट है, ठीक है। ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अगर एंजाइम को कंसंट्रेशन कांस्टेंट रहेगा तो रिएक्शन रेट कब इंक्रीज़ होती है, जब हम सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन को बढ़ाते हैं, यानी जैसे जैसे हम क्या बढ़ाते हैं,
सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन को बढ़ाते हैं तो रेट ऑफ रिएक्शन यानी V0 ये भी बढ़ रहा है, यहाँ पे कम था यहाँ पे बढ़ गया, ठीक है। इस सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन पे यहाँ पे पहुँच गया रेट, इस सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन पे यहाँ पे था, ठीक है। तो इस तरीके से जो है चीज़ें होती है, ठीक है। नेक्स्ट है एन एंजाइम कैटालाइज्ड रिएक्शन हैज़ अ मैक्सिमल वेलोसिटी, ठीक है। ये बात भी सही है, हमने मैक्सिमम वेलोसिटी का कंसेप्ट किसमें पढ़ा था, एंजाइम कैटालाइज्ड रिएक्शन में, यानी कि ये जो है इसकी मैक्सिमम वेलोसिटी है, ठीक है। इस सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन पे इसकी मैक्सिमम वी मैक्स है, ठीक है। इस वी मैक्स से ये ऊपर कभी जा ही नहीं सकता है, ठीक है। इससे ज़्यादा इसकी वेलोसिटी यानी रेट ऑफ रिएक्शन नहीं हो सकती है, ठीक है। तो ये बात भी सही है। नेक्स्ट है एट कॉन्स्टेंट कंसनट्रेशन ऑफ एंजाइम सबस्ट्रेट एन इंक्रीज इन द रेट ऑफ रिएक्शन इज ऑब्जर्व, ठीक है। अगर हमने एंजाइम का कंसनट्रेशन कांस्टेंट रख लिया, ठीक है, और सबस्ट्रेट का भी रख लिया, तो रेट ऑफ रिएक्शन कैसे बढ़ सकता है, क्या बढ़ सकता है? अगर हमने सबस्ट्रेट को इतना ही रखा तो क्या V0 बढ़ेगा? नहीं बढ़ सकता है, कोई हो ही नहीं सकता कि V0 बढ़ेगा। जब तक हमने सबस्ट्रेट कंसनट्रेशन इंक्रीज़ नहीं करी तब तक हमारा रेट भी इंक्रीज़ नहीं होगा। तो ये स्टेटमेंट क्या हो गया, हमारा रॉन्ग हो गया। नेक्स्ट है एन एंजाइम कैटालाइज्ड रिएक्शन इज़ नॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय हाई सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन, बिल्कुल इन्फ्लुएंस करता है। लो सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन में रेट कम होता है, हाई, अगर हम इस ग्राफ से ही देख लें तो ये कुछ इस तरीके से ग्राफ होता है, ठीक है। अगर लो सबस्ट्रेट, यहाँ पे लो सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन होगा, ठीक है, और यहाँ पे क्या होगा, हाई सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन होगा, तो क्या रिएक्शन को, रेट को इन्फ्लुएंस नहीं कर रहा है। यहाँ पे V मैक्स पे पहुँच चुका है और यहाँ पे इतना ही V है, ठीक है, यानी V0 यहाँ पे इतना है और यहाँ पे V मैक्स पे पहुँच चुका है। तो हाई सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन क्या करता है, रिएक्शन की रेट को इन्फ्लुएंस करता है, और यहाँ पे नॉट लिखा है, तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। तो हमारा जो राइट आंसर होगा वो कितना हो जाएगा, आंसर A एंड B, ठीक है। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। आंसर 1 हमारा जो है वो राइट हो गया। नेक्स्ट चलते हैं, ये 2019 जून में पूछा गया है क्वेश्चन, ठीक है। सो चूज़ द इनकरेक्ट स्टेटमेंट हमें बतानी है, ठीक है, ये बात याद रखना, इनकरेक्ट पूछा हुआ है। सो द फॉलोइंग स्टेटमेंट मेड अबाउट एंजाइम कैटालाइज्ड रिएक्शन के बारे में बातें करी गई हैं, ठीक है। सो सबसे पहला स्टेटमेंट है हमारा, द काइनेटिक प्रॉपर्टी ऑफ एलोस्टेरिक एंजाइम डू नॉट डाइवर्स फ्रॉम माइकलिस मेंटन बिहेवियर, ठीक है। तो काइनेटिक प्रॉपर्टी जो एलोस्टेरिक एंजाइम की होती है वो डिफ़र होती है माइकलिस मेंटन बिहेवियर की, ठीक है। सो जो भी हमने अभी तक माइकलिस मेंटन का बिहेवियर पढ़ा है वो एक नॉर्मल एंजाइम के लिए था, एलोस्टेरिक एंजाइम के लिए नहीं था। एलोस्टेरिक एंजाइम आखिर होते क्या हैं, देखो, एलोस्टेरिक एंजाइम कुछ इस तरीके से होते हैं, ठीक है, कुछ इस तरीके से होते हैं, ठीक है। इसमें दो साइट होती है, एक जो ये वाली साइट होती है इसे हम क्या बोलते हैं, एक्टिव साइट, ठीक है, एक्टिव साइट, जहाँ पे कि कौन बाइंड करता है, हमारा सबस्ट्रेट बाइंड करता है यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारी होती है ये वाली जो साइट होगी ये होती है एलोस्टेरिक साइट, नाम ही एलोस्टेरिक एंजाइम है, ये एलोस्टेरिक एंजाइम है, ठीक है। तो ये होती है एलोस्टेरिक साइट, ठीक है। ये इसको हम क्या बोलते हैं, रेगुलेटरी साइट भी बोलते हैं, ठीक है, रेगुलेटरी साइट, ठीक है। ये एक्चुअली में जो नॉर्मल एंजाइम्स होते हैं उन पे जो है एक ही वो होता है एक्टिव साइट, एक ही साइट होती है जो है एक्टिव साइट, और वहीं पे सबस्ट्रेट बाइंड करता है और वहीं से जो है प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। तो वहाँ पे जो है माइकलिस मेंटन का बिहेवियर जो है काम करता है, माइकलिस मेंटन का ग्राफ काम करता है। लेकिन जो एलोस्टेरिक साइट जिन एंजाइम्स में होता है वहाँ पे ये फिर बिहेवियर काम नहीं करता है, क्यों? क्योंकि ये जो साइट है, ठीक है, इस साइट पे कुछ भी बाइंड कर सकता है, ठीक है। अगर इस साइट पे बाई चांस इस साइट पे अगर हमारा इनहिबिटर बाइंड कर गया, अगर इनहिबिटर बाइंड कर दिया तो ये इनहिबिटर क्या करेगा, इस सबस्ट्रेट को एक्टिव साइट पे बाइंड नहीं होने देगा, है ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, रिएक्शन के रेट में चेंज दिखेगा, यानी ये माइकलिस मेंटन से डेविएट हो जाएगा, ठीक है। और अगर हमने यहाँ पर एक्टिवेटर को बाइंड कर दिया, अगर हमने बाइंड कर दिया एक्टिवेटर को, ठीक है, एक्टिवेटर डाल दिया यहाँ पर जो ये एलोस्टेरिक साइट है यहाँ पे, ये तो इनहिबिटर बाइंड करता है या एक्टिवेटर बाइंड करता है। एक्टिवेटर बाइंड कर दिया तो ये क्या करेगा, एंजाइम को सबस्ट्रेट की तरफ बाइंड कर पाएगा, ठीक है, और बाइंड करने में मदद करेगा और रिएक्शन के रेट को इंक्रीज करेगा, ठीक है। तो एक्टिवेटर और इनहिबिटर दो चीज़ें होती हैं जो कि एलोस्टेरिक साइट या रेगुलेटरी साइट पर जो है बाइंड करती है, ठीक है, जिसके बाइंड होने से इफेक्ट पड़ता है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, एलोस्टेरिक एंजाइम। ये जो है माइकलिस मेंटन के बिहेवियर को फॉलो नहीं करती हैं, ठीक है। सो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। सो जो हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट है, ठीक है,
ये हो जाएगा हमारा रॉन्ग, ठीक है। ये स्टेटमेंट हमारा, क्योंकि ये बोल रहा है कि काइनेटिक प्रॉपर्टी ऑफ एलोस्टेरिक एंजाइम डू नॉट डाइवर्ज फ्रॉम माइकलिस मेंटन बिहेवियर, जबकि वो डाइवर्ज है, ठीक है। ये मना कर रहा है ना, तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है, इन फीडबैक इनिबिशन द प्रोडक्ट ऑफ अ पाथवे इनिबिट एन एंजाइम पाथवे, ठीक है। सो फीडबैक इनिबिशन में क्या होता है, जो प्रोडक्ट होता है वो पाथवे के एंजाइम्स को भी इनिबिट करता है, तो सही बात है, फीडबैक इनिबिशन में यही होता है, तो ये बात तो सही है। नेक्स्ट है, एन एंटीबॉडी दैट बाइंड्स टाइटली टू द एनालॉग ट्रांजिशन स्टेट ऑफ द इंटरमीडिएट रिएक्शन, जब सबस्टेट जो है प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है, वुड प्रमोट फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट व्हेन एनालॉग इज एडेड टू द रिएक्शन, ठीक है। जब हम एनालॉग ऐड करते हैं रिएक्शन में, तो वो क्या करता है, प्रोडक्ट के फॉर्मेशन में हेल्प करता है, ठीक है, जो बात भी बिल्कुल ट्रू है, ठीक है। नेक्स्ट है, एन एंजाइम विथ के कैट, जो है यहाँ पे 1.4 × 10⁴ दिया है, ठीक है, और के एम इतना दिया है, ठीक है। इसका बोल रहे हैं कि जो ये एक्टिविटी है एंजाइम की, वो क्लोज टू है डिफ्यूज़न कंट्रोल लिमिट। मैंने आपको बताया था कि डिफ्यूज़न कंट्रोल लिमिट में कौन सी कितनी चाहिए होती है, के कैट और के एम, यानी स्पेसिफिक एक्टिविटी जो होती है। सो मैंने जो आप लोगों को स्पेसिफिसिटी कांस्टेंट बताया था, ठीक है, स्पेसिफिसिटी कांस्टेंट, ठीक है, वो हमने क्या पढ़ा था, वो हमने पढ़ा था कि के कैट अपॉन के एम होता है, राइट, ठीक है। और क्लोज टू डिफ्यूज़न सिस्टम के लिए क्या क्राइटेरिया था कि के कैट अपॉन के एम किसके इक्वल होना चाहिए, 10⁸ से 10⁹, इसके बीच में होना चाहिए, ठीक है, तभी वो क्या होगा, क्लोज टू डिफ्यूज़न लिमिट होगा, और उससे हम क्या बोलेंगे, परफेक्ट एंजाइम एक बोलेंगे, ठीक है। तो हमारा क्या ये इतना आ रहा है, तो हम इसे चेक कर लेंगे। के कैट हमें कितना दे रखा है, 1.4 × 10⁴, और के एम हमें दे रखा है 9 × 10⁻⁻5, ठीक है। तो ये -5 ऊपर जाएगा तो +5 में हो जाएगा, 10⁹ आ जाएगी, और 1.4 और 9 को डिवाइड करेंगे तो ये पॉइंट में एक और वैल्यू आ जाएगी, तो ये अराउंड हमारे 10⁸ के अराउंड आएगी वैल्यू, ठीक है। सो ये क्या आ रहा है, डिफ्यूज़न कंट्रोल लिमिट के क्लोज आ रहा है, राइट, तो ये हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन राइट हो जाएगा, ठीक है। तो तीनों ऑप्शन हमारे राइट है, इनकरेक्ट हमारा कौन सा है, फर्स्ट ऑप्शन, ठीक है। सो हमारा जो इनकरेक्ट ऑप्शन है वो हो गया फर्स्ट, ठीक है। सो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है, ये CSIR नेट 2018 जून में पूछा गया था। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ इनकरेक्ट। देखो अभी तक जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं सब एक दूसरे से रिलेट करके पूछे ही गए हैं, ठीक है, यानी कॉन्सेप्ट को रिपीट किया गया है हर बार, यहाँ पर भी वही है। पहला स्टेटमेंट है कि एलोस्टेरिक एंजाइम डू नॉट ओबे माइकलिस मेंटन इक्वेशन, बिल्कुल सही बात है, जो हमने अभी पढ़ा था, ठीक है। तो 2019 में भी पूछा गया था, 2018 में भी, तो ये बात क्या है, ट्रू है, ठीक है। वहाँ पे वो बात फॉल्स थी, ठीक है, वहाँ पे मना किया था कि डाइवर्ज नहीं होती है, जबकि डाइवर्ज होती है, और यहाँ पर डू नॉट ओबे लिखा है, ठीक है, तो ये ट्रू है। हमें जानना है इनकरेक्ट स्टेटमेंट, ठीक है। द फ्री एनर्जी चेंज प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन अबाउट स्पॉन्टेनिटी बट नॉट द रेट ऑफ रिएक्शन, बिल्कुल सही बात है। जो फ्री एनर्जी चेंज है यानी डेल्टा जी है, वो हमें क्या बताता है कि रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है या नहीं है, यानी नेगेटिव होगा तो स्पॉन्टेनियस होगी, और अगर यही डेल्टा जी पॉजिटिव हो गया तो नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होगी, ठीक है। तो ये डेल्टा जी के बारे में, रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में कौन बताता है, एंजाइम बताता है हमें, ठीक है। तो ये बात बिल्कुल ट्रू है। नेक्स्ट है, कॉम्पिटेटिव एंड नॉन कॉम्पिटेटिव इनिबिशन आर काइनेटिकली इनडिस्टिंग्विश, ठीक है। सो कॉम्पिटेटिव और नॉन कॉम्पिटेटिव, अगर आप लोगों को याद होगा मैंने आप लोगों को पढ़ाया था कॉम्पिटेटिव और नॉन कॉम्पिटेटिव, तो ये काइनेटिकली डिस्टिंग्विश होते हैं। देखो कॉम्पिटेटिव में क्या होता है, जब कॉम्पिटेटिव इनिबिशन होता है तो एंजाइम की सेम साइट पे, यानी जो एक्टिव साइट होती है वहीं पे सबस्ट्रेट भी बाइंड करता है और इनिबिटर भी बाइंड करता है, तो ये हो जाता है हमारा कॉम्पिटेटिव, ठीक है। नॉन कॉम्पिटेटिव में क्या होता है, जब एंजाइम जो है एंजाइम की एक्टिव साइट पे सबस्ट्रेट बाइंड करता है और इनिबिटर जो है अदर देन सबस्ट्रेट साइट पे बाइंड करता है, तब नॉन कॉम्पिटेटिव होता है। तो इनको काइनेटिकली किया जा सकता है, डिस्टिंग्विश किया जा सकता है, ठीक है। कॉम्पिटेटिव को कैसे किया जा सकता है, जैसे हमने सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन बढ़ा दी तो कॉम्पिटेटिव इनिबिशन क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, ठीक है, लेकिन नॉन कॉम्पिटेटिव नहीं होगा, ठीक है। तो ये सब जो है डिस्टिंग्विश, तो ये कॉम्पिटेटिव एंड नॉन कॉम्पिटेटिव क्या हो गए, इनिबिटर्स काइनेटिकली डिस्टिंग्विशेबल होता है, ना कि इनडिस्टिंग्विश, तो ये स्टेटमेंट क्या हो गया, रॉन्ग हो गया, ठीक है। नेक्स्ट है, के कैट अपॉन के एम इज़ अराउंड 2 × 10⁸ इज एन एंजाइम इंडिकेट द वैल्यू इज क्लोज टू डिफ्यूजन कंट्रोल सिस्टम, तो ये बात बिल्कुल सही है, हमने अभी कैलकुलेट किया और बताया कि डिफ्यूजन क्लोज टू डिफ्यूजन सिस्टम का क्राइटेरिया क्या है, 10⁸ से 10⁹ पे अगर कोई वैल्यू जाएगी तो वो क्लोज टू डिफ्यूजन सिस्टम होती है, ठीक है, स्पेसिफिसिटी कॉन्स्टेंट की वैल्यू, ठीक है।
सो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। तो हमारा जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, जो कि करेक्ट नहीं है, ठीक है। सो हमारा 3 क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं। ये क्वेश्चन CSIR ने 2018 जून में पूछा गया था। यहाँ पे क्या दे रखा है आपको, Vmax एंड Km दे रखा है फ्रॉम लाइनर वेवरबर्ग प्लॉट ऑफ एन एंजाइम रिएक्शन, जहाँ पे कि 1/V0 इनिशियल वेलोसिटी की जो वैल्यू है वो कितनी दे रखी है, 40 माइक्रो पर मोल मिनट एट 1 सबस्ट्रेट कंसनट्रेशन, जहाँ पर 0 है, ठीक है। एंड सबस्ट्रेट कंसनट्रेशन इज 1.5 × 10⁻² माइक्रो पर मोल, ठीक है, एट V = 0, ठीक है। सो हमें क्या करना है, Vmax और Km को कैलकुलेट करना है, ठीक है। और किसके फॉर्मूले से, लाइनर वेवर प्लॉट के फॉर्म से, ठीक है। सो सबसे पहले हम Vmax को प्लॉट कर लेते हैं। Vmax के लिए हमने फार्मूला लिख लेते हैं पहले, V0 = Km/Vmax × 1/S, ठीक है, और प्लस 1/Vmax, ये हमारा फॉर्मूला है, ठीक है। पहले बोल रहा है कि सबस्ट्रेट कंसनट्रेशन 0 है। सबस्ट्रेट कंसनट्रेशन अगर ये वैल्यू अगर हमारी 0 होगी, ठीक है, ये वैल्यू अगर हमारी 0 होगी तो ये पूरी वैल्यू हमारी 0 हो जाएगी। तो 1/V0 जो है 1/Vmax के बराबर हो जाएगा। तो 1/Vmax हमें चाहिए, तो 1/Vmax क्या हो जाएगा, 1/V0 कितना दे रखा है, 40 माइक्रो पर मोल मिनट, ठीक है। तो ये इसके इक्वल हो जाएगा, ठीक है। सो 1/Vmax की वैल्यू उतनी थी, तो Vmax की कितनी हो जाएगी, Vmax अगर हम निकालेंगे तो वो उसका उल्टा हो जाएगा, 1/40, ठीक है, माइक्रो पर मोल मिनट, ठीक है। तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, अराउंड 0.025 माइक्रो मोल पर मिनट, ठीक है। तो इसके अराउंड आ जाएगा। तो हमारा Vmax क्या हो जाएगा, इतना हो जाएगा, जो कि हमारे ऑप्शन 1, 2 और 3 इसमें इन तीनों में दे रखा है, ठीक है। नेक्स्ट है, यहाँ पे हमें कैलकुलेट करना है 1/V0, ठीक है, और Km अब हमें कैलकुलेट करना है। अब जो है हमें Km कैलकुलेट करने के लिए हम फिर से फार्मूला लिख लेते हैं, 1/V0 = Km/Vmax × 1 सबस्ट्रेट कंसनट्रेशन प्लस 1/Vmax, ठीक है। और अब हमें जो Km दे, यहाँ पे हमें क्या करना है, Km को कैलकुलेट करना है। हमारे पास V0 क्या है, 0 है, यानी ये पूरी वैल्यू जो है हमारे पास 0 के इक्वल है। तो अब हम Km की वैल्यू अगर रखेंगे, Km तो हमें नहीं मालूम, 1/Vmax की वैल्यू अगर हम रखते हैं तो Vmax की वैल्यू तो 0.025 जो हमने निकाली है कैलकुलेट करके, लेकिन 1/Vmax कितना था, 40 माइक्रो मोल पर मिनट था, ठीक है। तो हम डायरेक्टली 40 माइक्रो मोल ही लिख लेते हैं, इंटू 40 माइक्रो पर मिनट, ठीक है। 40 लिख लेते हैं हम डायरेक्टली, 1/Vmax को लिख रही हूँ मैं डायरेक्ट, ठीक है। और वो 1/ सबस्ट्रेट कंसनट्रेशन कितना दे रखा है, -1.5 × 10⁻², यहाँ पे मिली मोलार दे रखा है, ठीक है। और हमारा आंसर भी क्या है, मिली मोलार में है, ठीक है। यहाँ पे आंसर हमारा क्या है, दे रखा है मिली मोलार में, और यहाँ पे भी मिली मोलार में। तो हमें ये 40 माइक्रो मोलार को मिली मोलार में कन्वर्ट करना होगा। तो माइक्रो मोलार को अगर हम मिली मोलार में कन्वर्ट करेंगे तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, इंटू 10⁻³ से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। अगर आप लोगों को यूनिट कन्वर्जन नहीं आता है तो आप लोग मेरे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, मैं यूनिट कन्वर्जन पे भी आप लोगों के लिए वीडियो ले आऊँगी, ठीक है, जिसमें मैं सारी यूनिट्स का कन्वर्जन आपको बता दूँगी, ठीक है। तो यहाँ पर हम 10⁻³ से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, ठीक है। देन हमारा प्लस Vmax, 1/Vmax भी है, तो 1/Vmax कितना था हमारा, 40 माइक्रो पर मोल पर मिनट, ठीक है, इतना था हमारा। तो इसमें जो है हम Vmax भी ऐड करेंगे, तो हमारा जो फाइनल जो आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, अगर हम Km को यहाँ पे अकेला करेंगे तो Km × 40 × 1.5, हमारा जो पावर्स थी वो कैसे कट होंगी, देखो यहाँ पे पावर दे रखी है, यहाँ पे 10⁻³ है और यहाँ पे 10⁻² है, तो ये कट हो जाएगा, यहाँ पे 4 आ जाएगा, अराउंड 4 × 5 आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 4, ये 0 नहीं है, 5 = 40 माइक्रो मोलार, ठीक है। माइक्रो मोलार को हम मिली मोलार में कन्वर्ट करेंगे तो इंटू 10⁻³ -3, ठीक है। नेक्स्ट है Km = 40 × 10⁻³ अपॉन 4 × 1.5, ठीक है। सो ये कट हो जाएगा, 4 से कट हो जाएगा, यहाँ पर 10 आ जाएगा, और जो ये आंसर आएगा आपका वो कितना आएगा, अराउंड 0.0067 के अराउंड आ जाएगा। यानी जो हमारा आंसर कितना आ जाएगा वो 0.67 × 10⁻² आ जाएगा, ठीक है। तो जो हमारा राइट ऑप्शन जो होगा वो कितना हो जाएगा,
0.67 इंटू 10⁻², ठीक है। तो हमारा जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो ये वाला हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर जो है एक और चीज़ है कि जो ये दोनों ऑप्शन हमें सेम ही दिख रहे हैं, ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या है, यूनिट्स में डिफरेंस है, ठीक है। कैसे, देखो वी मैक्स जो है माइक्रोमोल पर मिनट होता है इसका वो, और इसका दे रखा है माइक्रो पर मिनट दे रखा है, जो कि रॉन्ग है, ठीक है। वी मैक्स का वैल्यू जो है यूनिट होती है वो ये होती है, ठीक है। यहाँ पर भी जो है रॉन्ग, यहाँ पे जो है क्योंकि इन्वर्स हो रखा है, यहाँ पे 1/v दे रखा है, इसीलिए ये इन्वर्स में लिखा गया है, ठीक है। यहाँ पे 1/v की वैल्यू जो दे रखी है वो 540 माइक्रो पर मिनट पर मोल मिनट लिख रखा है, ठीक है। लेकिन अगर हम इसी को इन्वर्स कर देंगे, v कर देंगे, जो कि हमने यहाँ पे v की वैल्यू निकाली है, तो वो कितना आ जाएगा 0.025, और ये यूनिट भी तो इन्वर्स होगी, तो ये यूनिट क्या हो जाएगी, माइक्रोमोल पर मिनट हो जाएगी, फिर इन्वर्स हो जाएगी, ठीक है। तो इसीलिए ये ऑप्शन में कन्फ्यूज़न करने के लिए दे रखा है। अगर आपको यूनिट्स का आइडिया नहीं है तो आप यहाँ पे गलती कर सकते हो, ठीक है। तो ये राइट ऑप्शन हमारा आंसर 1 हो गया। नेक्स्ट है ये क्वेश्चन CSI नेट 2017 दिसंबर में पूछा गया था। फ्रॉम द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंजाइम इनहेंस रेट ऑफ रिएक्शन बाय 2 और 10, हमें क्या बताना है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट बतानी है, ठीक है। तो एंजाइम जो है रेट ऑफ रिएक्शन 2 और 10 फैक्टर से इंक्रीज़ करता है। क्या ऐसा होता है, एंजाइम कितने फैक्टर से इंक्रीज़ करता है, 10 की पावर्स में इंक्रीज़ करता है, इतना कम थोड़ी इंक्रीज़ करता है रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है। तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है द एक्टिवेशन एनर्जी फॉर अ रिएक्शन इज़ लोवर्ड बाय एंजाइम, बिल्कुल राइट है। एक्टिवेशन एनर्जी को लो करके तो वो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ाता है। द इंट्रैक्शन बिटवीन एंजाइम एंड सबस्ट्रेट आर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, हाइड्रोफोबिक एंड आयनिक बॉन्डिंग, बिल्कुल जो एंजाइम और सबस्ट्रेट के बीच में जो बॉन्डिंग होती है वो क्या होती है, वीक बॉन्डिंग होती है, ठीक है। वीक बॉन्डिंग होगी तभी तो परमानेंटली बाइंड नहीं करेगा, एंजाइम को सबस्ट्रेट को छोड़ना भी तो है, ठीक है। अगर कोवेलेंट जैसे बॉन्ड हो जाएंगे फिर क्या हो जाएगा, एंजाइम तो ख़त्म हो जाएगा। तो एंजाइम और सबस्ट्रेट के बीच में कैसी बॉन्डिंग होती है, वीक बॉन्डिंग होती है, जो कि हाइड्रोजन बॉन्ड हाइड्रोफोबिक बॉन्ड से होता है, ठीक है। ये स्टेटमेंट भी राइट हो गया। नेक्स्ट है सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन डजेंट अफेक्ट द रेट ऑफ एंजाइम कैटालाइज्ड रिएक्शन, ये तो बिल्कुल ही रॉन्ग स्टेटमेंट है जो हम ऑलरेडी कई बार पढ़ चुके हैं, ठीक है। सो हमारा इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सी आ जाएगी, वो आ जाएगी A एंड डी हमारी क्या आ जाएगी, इनकरेक्ट स्टेटमेंट, हमें इनकरेक्ट बतानी है। सो 4 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। सो यहाँ पे देखो मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बताया था कि जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो कितने पावर्स में इंक्रीज़ होती है, 10⁵ से लेकर 10⁻17 तक एंजाइम जो है इन्हेंस करता है, ना कि 2 और 10 की, ठीक है। ये बात भी ध्यान रखना। नेक्स्ट चलते हैं। ये क्वेश्चन CSI नेट 2017 जून में पूछा गया था, और ये क्वेश्चन दिखने में टफ सा लग रहा है लेकिन ये बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, ठीक है। आप लोग एकदम ईजिली कर सकते हो। A serine proteases was tested for its activity on the following peptide substrate of different length and sequences. The obtained kinetic parameter of the proteases are shown along with the peptide, ठीक है। यहाँ पे पेप्टाइड से शो करा है हमें, ठीक है। ये पेप्टाइड का स्ट्रक्चर है, ठीक है। यहाँ पे कोई प्रोटीएज एक्ट कर रहा है इस वाले एरिया पे जहाँ पे ये एरो बना रखा है, ठीक है। और यहाँ पे हमें KCAT और KM की वैल्यूज़ दे रखी है, ठीक है। यहाँ पे KCAT और KM की वैल्यूज़ हैं। तो अब हमें बताना है, एरो इंडिकेट्स द साइट ऑफ क्लीवेज, जहाँ पे कि क्लीवेज की साइट है। बेस्ड ऑन द अबव डाटा द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर मेड, ठीक है। पहली स्टेटमेंट है, ठीक है, हमें क्या बतानी है, करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है, ठीक है। पहली स्टेटमेंट है जो कैटालिटिक एफिशिएंसी होती है, ठीक है, यानी KCAT/KM इंक्रीजेज विद द साइज़ ऑफ द पेप्टाइड, ठीक है। तो जैसे जैसे पेप्टाइड का साइज़ बढ़ रहा है, ये कह रहा है कि KCAT/KM यानी जो कैटालिटिक एफिशिएंसी है वो भी बढ़ रही है। तो हम ये कैलकुलेट करके देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर जो है सबसे कम साइज़ है, ठीक है, अमीनो एसिड्स का, ठीक है, जो पेप्टाइड चेन की है। फिर यहाँ पे थोड़ी सी बड़ी है, देन यहाँ पे थोड़ी ज़्यादा बड़ी है, ठीक है। तो यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं, पहले वाले का अगर KCAT/KM निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, कैटालिटिक एफिशिएंसी KCAT यानी 0.01/100, तो ये कितना हो जाएगा, अराउंड 10⁻⁻4। तो ये पहले वाले का निकल गया, ठीक है। दूसरे वाले का कितना है, 0.10/4, ये कितना आ जाएगा, अराउंड 225 इंटू 10⁻⁻3 इतना आ जाएगा, ठीक है। यानी ये 10⁻⁻4 से 10⁻⁻3 इंक्रीज़ हो रहा है, राइट, इंक्रीज़ हो रहा है। नेक्स्ट है, यहाँ पर कितना आ जाएगा, 8/4, यानी ये कितना आ जाएगा, 2 के बराबर आ जाएगा, है ना, ये इंक्रीज़ हुआ है। और यहाँ पर जो है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे
पेप्टाइड बढ़ नहीं रहा है, ठीक है, यहाँ पे नहीं बढ़ रहा है पेप्टाइड, बल्कि यहाँ पे अमीनो एसिड चेंज है, यहाँ पे एलानिन की जगह वैलिन है, ठीक है। तो अमीनो एसिड चेंज होने की वजह से यहाँ पर जो आंसर जो आपका आ रहा है वो कितना आ रहा है 6/35, यानी ये आएगा अराउंड 0.17 के अराउंड, ठीक है। तो ये आ गया हमारा तीनों का, ठीक है, तीनों का आ गया। ये हमारा लास्ट वाले का आया, ये हमारा थर्ड वाले का, ये हमारा सेकंड वाले का, ये हमारा फोर्थ वाले का, ठीक है। अब इन्हीं के बेसिस पे इन्होंने क्वेश्चन पूछे हैं। कैटालिटिक एफिशिएंसी इंक्रीजेज विद द साइज ऑफ पेप्टाइड, ठीक है। यहाँ देखो, यहाँ पे एक्स था, यहाँ पे वाई ऐड हो गया एक्स के साथ, यहाँ पे वाई और जेड तीनों ऐड हो गया। तो यहाँ पे नीचे को क्या हो रहा है, एंजाइम जो है वो हमारा वो बढ़ रहा है, तो कैटालिटिक एफिशिएंसी भी तो बढ़ रही है। 10⁻⁴ से बड़ा कौन होता है 25 × 10⁻³ और उससे बड़ा क्या है 2 है, ठीक है। तो ऑब्वियस सी बात है बढ़ रहा है, तो स्टेटमेंट क्या है ट्रू हो गया, स्टेटमेंट हमारा राइट हो गया। नेक्स्ट है अमीनो एसिड एट द हाइड्रोलाइटिक क्लीवेज पोजीशन ऑफ द पेप्टाइड इज क्रिटिकल फॉर बाइंडिंग ऑफ द पेप्टाइड विद द प्रोटीएजेस, ठीक है। सो ये क्या कह रहा है कि अगर जो अमीनो एसिड है हमारा, अगर मैं सिंपल बात शब्द में बोलूँ तो अमीनो एसिड जो है अफेक्ट कर रहा है क्लीवेज को, ठीक है, प्रोटीएजेस बाइंडिंग की क्लीवेज को। कैसे, यहाँ पे देखो इन तीनों में, यहाँ पे एलानिन था, यहाँ पे भी एलानिन, यहाँ पे भी एलानिन, यहाँ पे भी एलानिन, यहाँ पे वैलिन हो गया, ठीक है। जबकि ये जो पेप्टाइड का साइज़ है वो इस वाले पेप्टाइड के साइज़ के बराबर है। देखो जो ये वाला पेप्टाइड का साइज़ है हमारा, वो इस वाले पेप्टाइड के तो साइज़ के बराबर है। इन दोनों में डिफरेंस क्या है, सिर्फ वैलिन और एलानिन का है, ठीक है। अगर ये स्टेटमेंट रॉन्ग होती, बी वाली स्टेटमेंट अगर हमारी रॉन्ग होती, तो इसका जो के कैट अपॉन के एम होना चाहिए था वो सेम होना चाहिए था, लेकिन इन दोनों का के कैट और के एम सेम नहीं है। इसका 0.17 है, इसका 25 × 10⁻³ है। तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट राइट है, यानी कि जो अमीनो एसिड की जो बाइंडिंग पोजीशन है, यानी जहाँ पे प्रोटीज बाइंड कर रहा है वो क्रिटिकल है, यानी एलानिन की जगह एलानिन है तो एलानिन में कुछ और एक्ट कर रहा है, वैलिन में कुछ और एक्ट कर रहा है, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट क्या हो गया, ट्रू हो गया। अगर ऐसा नहीं होता तो ये दोनों का जो कैटालिटिक एफिशिएंसी होती वो सेम होती, ठीक है। आई होप यू अंडरस्टैंड। नेक्स्ट स्टेटमेंट है कैटालिटिक एफिशिएंसी डिक्रीजेस फ्रॉम 3 अमीनो एसिड पेप्टाइड टू 4 अमीनो एसिड पेप्टाइड, ठीक है। जब हम 3 अमीनो एसिड पेप्टाइड से 4 अमीनो एसिड पेप्टाइड पे जाएंगे तो कैटालिटिक एफिशिएंसी डिक्रीज़ होगी, नहीं। अगर हम पेप्टाइड का साइज़ बढ़ा रहे हैं तो कैटालिटिक एफिशिएंसी जो हमारी इंक्रीज़ हो रही है, ना कि डिक्रीज़ हो रही है। तो स्टेटमेंट क्या हो जाएगा हमारा, फॉल्स हो जाएगा, ठीक है। सो राइट स्टेटमेंट हमारा क्या हो गया, ए एंड बी हो गया, ठीक है। हमारा आंसर क्या हो गया, आंसर 1। नेक्स्ट चलते हैं। ये क्वेश्चन 2016 जून में पूछा गया था। द टर्नओवर नंबर एंड स्पेसिफिक एक्टिविटी ऑफ एन एंजाइम, जिसका मॉलिकुलर वेट हमें दे रखा है 40,000 डाल्टन इन अ रिएक्शन Vmax इक्वल्स टू 4 माइक्रोमोल ऑफ सब्सटेंस रिएक्टेड पर मिनट एंड एंजाइम इज 2 माइक्रोग्राम, ठीक है। तो हमें टर्नओवर नंबर निकालना है, स्पेसिफिक एक्टिविटी निकालनी है। टर्नओवर नंबर यानी क्या है हमारा, के कैट है, कैटालिटिक कांस्टेंट ही तो हमारा टर्नओवर नंबर है। हम टर्नओवर नंबर, कैटालिटिक कांस्टेंट को ही टर्नओवर नंबर बोलते हैं, ठीक है। तो यानी हमें के कैट निकालना है। के कैट का फॉर्मूला क्या बताया था, Vmax अपॉन ET, ठीक है। ये हमने फॉर्मूला पढ़ा था, ठीक है। अब देखो ET Vmax तो हमें कितना दे रखा है, 4 माइक्रोग्राम दे रखा है, ठीक है। Vmax हमारे पास क्या है, 4 माइक्रोमोल है, ठीक है। और एंजाइम कितना दे रखा है हमें, ET दे रखा है हमें 2 माइक्रोग्राम। इसको हमें माइक्रोमोल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। इसके लिए क्या करेंगे हम, माइक्रोमोल में कन्वर्ट करने के लिए इस माइक्रोग्राम को कैसे करते हैं, मोल्स का फॉर्मूला अगर आप लोगों को पता होगा तो 2 ग्राम में है, और मोल्स में कन्वर्ट करने के लिए इसको जो इसका मॉलिकुलर वेट है उससे डिवाइड कर देंगे। तो 40,000 इसका मॉलिकुलर वेट है, जिससे इसको डिवाइड करके जो हमारा जो आंसर आ जाएगा वो अराउंड आ जाएगा 5 × 10⁻⁵, ठीक है। ये माइक्रोमोल एंजाइम आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा ET आ गया, ठीक है। हमें ET मिल गया। ET कितना हो गया, 5 × 10⁻⁵, ठीक है। नेक्स्ट है, अब हम कैलकुलेट कर लेते हैं। हमारे पास वैल्यूज़ हैं, के कैट निकालना है हमें। के कैट इक्वल्स टू Vmax अपॉन ET, जो हमने ऑलरेडी बता रखा है। Vmax हमारा 4 ही रहेगा और ET हमारा 5 × 10⁻⁵, जो कि हमारा कितना आ जाएगा, 5 4 जा 20, ठीक है, 5 8 जा 40, 0.8, ठीक है। तो ये आ जाएगा अराउंड 80,000 पर मिनट, ठीक है। मैं ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुकी हूँ, आप लोग कैलकुलेट कर लेना अपने हिसाब से, ठीक है। तो ये 80,000 पर मिनट आ जाएगा, जो कि यहाँ पे 2 ऑप्शंस में दिया हुआ है, इन दोनों ऑप्शंस में दिया हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट है, नेक्स्ट हमें क्या कैलकुलेट करना है, ये भी कैलकुलेट कर लेते हैं।
नेक्स्ट हमें बोला गया है स्पेसिफिक एक्टिविटी को कैलकुलेट करने के लिए। स्पेसिफिक एक्टिविटी का फॉर्मूला क्या होता है? स्पेसिफिक एक्टिविटी का फॉर्मूला होता है सबस्ट्रेट रिएक्टेड पर मिनट में कितने सबस्ट्रेट रिएक्ट कर रहे हैं, ठीक है। यानी हमें वेलोसिटी बतानी है, ठीक है। वेलोसिटी जो हमें ऑलरेडी दी है Vmax, और टोटल प्रोटीन इन mg, टोटल प्रोटीन कितना है? प्रोटीन यानी एंजाइम, एंजाइम क्या हमारा प्रोटीन ही तो है, तो टोटल प्रोटीन इन mg यहाँ पे, लेकिन mg में बताना है, नॉट ये हमारा किस में था? माइक्रोग्राम में था, माइक्रोमोल में था हमारा, ठीक है। तो यहाँ पे माइक्रो mg में पूछा गया है, ठीक है। और यहाँ पे जो हमारा अमाउंट था एंजाइम को माइक्रोग्राम में था, यहाँ पे mg में पूछा गया है, ठीक है। ये तो हमारा मोल्स में था, माइक्रोमोल, ठीक है, जो हमने कैलकुलेट करके निकाला। तो अब जो हम इस फॉर्मूले में जब हम अपनी इक्वेशन रखेंगे तो क्या हो जाएगा? Vmax हमारा कितना है? 4 माइक्रोमोल है, ठीक है, 4 माइक्रोमोल पर मिनट जो इसके अकॉर्डिंग है, और अपॉन जो हमारा एंजाइम का अमाउंट है mg में बताना है, तो हमारे पास माइक्रोग्राम है, तो 2 इंटू कितना आ जाएगा? माइक्रोग्राम में कन्वर्ट करने के लिए 10⁻³ से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है, तभी तो mg में कन्वर्ट होगा, ठीक है। बट जो हमारा आंसर जो आएगा वो कितना आ जाएगा? 2 2 ज़ा 4, यानी 2 इंटू 10⁻+3, ठीक है। और ये जो आंसर हमारा आएगा वो किस में आएगा? माइक्रोमोल्स में आएगा, ठीक है। किस में आएगा? माइक्रोमोल में, ठीक है, माइक्रोमोल ऑफ सबस्ट्रेट पर मिनट में, ठीक है। तो हमारा जो राइट आंसर होगा वो आंसर 1 हो जाएगा। आंसर यहाँ पे 4 नहीं होगा, यहाँ पे आंसर कौन सा हो जाएगा? फर्स्ट जो है वो राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। सो आई होप आप लोगों को वीडियो समझ में आया होगा, पसंद आया होगा। और वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक ज़रूर करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब देवराड़ी पाठशाला।